जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो लास्ट सेक्शन में अपन ने ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी। उसके बाद में फर्मेंटेशन या जिसे अपन बोलते हैं किण्वन, उसकी अपन ने बात की थी। और आज के सेशन में अपन बात करेंगे वायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एवायवी के अपन ने जो बात की थी उसमें फर्मेंटेशन, एक लैक्टिक अम्ल फर्मेंटेशन या लैक्टिक अम्ल किण्वन अपन ने डिस्कस किया और दूसरा एल्कोहलिक किण्वन अपन ने डिस्कस किया था। ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो ए वायवीय में ऊर्जा बहुत कम प्रोड्यूस होती है, जबकि वायवीय में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये वायवीय श्वसन बहुत जरूरी है जीवों के लिए। तो वायवीय श्वसन की अगर बात करें, शब्द से ही अपने को पता चल रहा है वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है। ए वायवीय जो अपन ने पढ़ा था वहां पर अपन ने बात की थी कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जबकि वायवीय में क्या होता है? कंप्लीट होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसीलिए आपको जो एनर्जी है ज्यादा यहाँ पर मिलती है। दूसरा अगर अपन बात करें वायवीय श्वसन के बारे में, तो कहाँ ये होता है? लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ ये होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्मली जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, जैसे हिंदी में भी ग्लाइकोलाइसिस, इंग्लिश में भी ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? वो होती है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म जिसे अपन बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म जिसे बोल सकते हैं, कोशिका द्रव्य में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस के जो रिजल्ट अपने को मिलता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, इसके बाद में अपने को पायरुविक अम्ल मिलता है। और वही पायरुविक अम्ल क्या होता है? जब वायवीय श्वसन होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। इसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो वो क्या अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस किस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद में जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए इसके लिए अपन क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का शक्ति गृह, और एटीपी का बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ प्रोडक्शन होता है, इसीलिए उसे अपन बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा, इसे एटीपी। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव्य में होता है, उसके बाद में जो एरोबिक श्वसन है या वायवीय जो श्वसन है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स की जो बात करें, वायवीय श्वसन के कुछ स्टेप है जो काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे हम जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। स्टेप दो स्टेप अपने पास आते हैं। पहले स्टेप का आपके पास क्या होता है? ए स्टेप में अपने पास जो भी पाइरुवेट था, जो भी पाइरुवेट था, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहां पर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है? यहां से हाइड्रोजन आयन जो है वो निकलते हैं। हाइड्रोजन आयन प्लस CO2 यहां पर क्या होता है? मुक्त होता है। हमारे पास हमने पाइरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में पहले देखा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, वहां से अपने पास आ रहा है। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण हमारा कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होगा, सिंपल सा। दूसरी प्रोसेस की जो बात है, हाइड्रोजन आयन तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुक्त होता ही है। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण मैंने बोल दिया, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सेंस में भी इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो भी आपके पास इसी के अंदर प्रोसेस आती है। दूसरे स्टेप की जो बात करें, ठीक है, दूसरे स्टेप की बात करें, यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी तो मुक्त होंगे। तो H प्लस के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है, साथ के इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पास होंगे? वो ऑक्सीजन तक पास होंगे। क्या होंगे? ऑक्सीजन तक पास वो होंगे। और साथ साथ में आपके पास क्या होगा? एटीपी का संश्लेषण भी होगा। क्या होगा? एटीपी का संश्लेषण भी यहां से होगा। आगे की बात समझे, आपने सुना होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। तो जहां पर HIN की आप बात करते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की भी अपन बात करते हैं, परमाणु का वहां पर एक बनती है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, तो रुचि से निम्न की ओर आता है। तो हमने एक प्रकाश संश्लेषण के अंदर डिस्कस किया है H प्लस आयन जो है उसके बारे में। ठीक है, तो वहां से एटीपी का संश्लेषण होता है। जहां H प्लस आयन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन की भी वहां पर बात होगी। और एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है जो सबसे लास्ट टॉपिक में आएगा कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम ग्राही होता है वो कौन सा होता है? वो यहीं से आपको समझ में आए। तो
दो स्टेप आपके पास है, पाइरूवेट का ऑक्सीकरण और दूसरा H+ का इलेक्ट्रॉन जो है वो भी यहाँ से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और उसी के साथ में क्या होगा, एटीपी का संश्लेषण भी होगा। ठीक है, तो ये जो पहली प्रोसेस आपको बताई जा रही है पाइरूवेट का जो ऑक्सीकरण हुआ वो कहां पर होगी, ये मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव्य में हुआ, उसके बाद में आपके पास क्या हुआ, जो पाइरूवेट वगैरह में वो कहां आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। तो ये जो पहला स्टेप है वो कहां होता है, ये आपको ध्यान में रखना, लोकेशन अगर पूछा जाए कहां होता है, तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या आधात्री के अंदर जो है यहाँ पर ग्लूकोज या सॉरी पाइरूवेट जो उसका ब्रेकडाउन होगा और आपके पास CO2 निकलेंगे, यहाँ पर 3 CO2 मुक्त होते हैं, तीन, क्योंकि पाइरूविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होते हैं। तो पहला जो चरण है, पहला जो स्टेप है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में होता है, मैट्रिक्स में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, एक बाहरी होती है और एक क्या होती है, आंतरिक होती है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन की जहां बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो बात करते हैं, एटीएस आपने सुना है, एटीसी आपने सुना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली पर ये जो प्रोसेस है वो होती है, एटीपी वगैरह की जो बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो बात करते हैं, वो अपन कहां करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर अपन यहाँ पर सिंपल सा बात करेंगे। ठीक है, अब जो वायवीय श्वसन है इसको और तेजी से समझने के लिए इसकी जो टोटल अपन बात करें, स्टेप अपन बात करें, प्रोसेस की अगर अपन बात करें, इस वायवीय श्वसन में यहां मैं लिखता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ही बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में अपने पास क्या है, 3 स्टेप अपने पास होते हैं। ये तो सिंपल समझ लीजिए प्रोसेस में, यहां जो बात करते हैं इससे पहला अपने पास जो आता है, पहली जो विधि अपने पास आती है वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे की जो अपन बात करें, दूसरा अपने पास आता है TCA और तीसरा अपने पास आता है EPS या ETC। बना है ग्लाइकोलाइसिस, TCA जिसे अपन बोलते हैं, ये आपके पास होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल चक्र, एसिड साइकिल एक ही बात है, ये आपको इंग्लिश आती होगी। ये जो ईपीएस इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन भी जगह जगह अपन बोलते हैं, ईटीसी भी बोलते हैं। तो जब ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस किया तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस समस्त जीवित जीवों के अंदर होता है, समस्त के अंदर होता है। और पाइरुविक एसिड बनता है तो अगर अन्य एसिड की बात करें, AYP की बात करें, तो वहां पर लैक्टिक अम्ल और जो एल्कोहल है वो निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है ना, वायवीय श्वसन हुआ, उसमें क्या हुआ, जो भी आपके पास पाइरुविक एसिड है तो उसका आगे कन्वर्जन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्रोसेस भी आपके पास चलती है। अब कन्वर्जन की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका जो एंड रिजल्ट अपने पास क्या था, पाइरुविक एसिड अपने पास, पाइरुविक एसिड चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ जिससे एंजाइम वगैरह समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये पाइरुविक एसिड यहाँ पर लिख रहे हो, इसका जो एंड रिजल्ट था पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक एसिड या पाइरुविक अम्ल। ठीक है, अब ये जो पाइरुविक अम्ल है ऐसा नहीं कि सीधा ही CO2 ये बना ले, स्टेप वाइज बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसके बाद में वो CO2 में परिवर्तित होता है और आपके पास एनर्जी जो एटीपी वगैरह का निर्माण होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ग्रहण वहां पर करता है। लेकिन कैसे ये करता है इसकी बात करें तो एक प्रोसेस अपने पास आती है जो हिंदी वाली एनसीईआरटी में क्या है, थोड़ा सा जो शब्द है वो गलत लिखा है। एक प्रोसेस अपन लिखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नीचे लिखा हूं यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीकरण, बी कार्बोक्सिलेशन भी से हिंदी में बोलते हैं, एक ही बात है, ऑक्सीकरण बी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, बी को भी बोलते हैं हम हिंदी में। लेकिन हिंदी वाली एनसीईआरटी में जहां तक मुझे आइडिया है ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन लिखा है,
क्या लिखा है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, मतलब आप कार्बन को उसके साथ में जोड़ रहे हैं, CO2 को उसके साथ में आप जोड़ रहे हैं, ना कि वहां से हटा रहे हैं। तो ये चीज वहां पर करेक्शन है, तो इसे आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन नहीं है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है, या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन जिसे हिंदी में अपन यहाँ पर सिंपल सा बोल रहे हैं, ठीक है। सारी बात समझ, तो यहाँ जो है प्रोसेस जो है ये कैटाबॉलिज्म आपके पास थोड़ी कोशिका द्रव्य है, ये पायरुवेट एसिड जो था कहाँ था आपके पास, ये पायरुवेट जो एसिड था वो अपने पास था साइटोसोल या कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में ये, हाँ अब ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने पास जाएगा। यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, जिसमें आपके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं, क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ जिससे ये वाली प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अब ये जो पायरुविक एसिड है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीडेटिव बंद है, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब जो कार्बन वाला जो समूह है, एक तरह से अपन बोलते हैं कि CO2 बाहर निकल गया, वो भी यहाँ पर होगी, ठीक है, वो भी यहाँ पर बाहर निकलेगी। तो पायरुविक एसिड जो है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है कुछ एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की होता है उसकी सहायता से, उसे अपन बोलते हैं पायरुवेट, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज, क्या बोलते हैं, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, इन्हें अपन बोलते हैं एक एंजाइम। डीहाइड्रो का मतलब आपको समझ आता है, हाइड्रोजन वगैरह का निकलना, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन जो समूह है वो यहाँ पर निकलना, और इसकी मदद करते हैं कुछ को एंजाइम वगैरह, को एंजाइम वगैरह इसकी यहाँ पर क्या करते हैं, मदद करते हैं, जिसके अंदर को एंजाइम ए प्लस NAD प्लस, जिसके अंदर क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये क्या है, को एंजाइम, को एंजाइम तो आप पढ़ते हो जैव अणु में, बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो 11th क्लास का 9वां चैप्टर इसके अंदर पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे कार्बनिक सब्सटेंस से बोल सकते हैं, या फैक्टर से अपन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कार्बनिक यौगिक से अपन बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए जरूरी होते हैं। एंजाइम के अलावा वाला जो पोर्शन है, एंजाइम के अलावा कुछ अलग जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं को एंजाइम। तो को एंजाइम ए हो गया, NAD+ हो गया, और भी होते हैं विटामिन B12 वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको वहां पर डिटेल से दे रखा है। तो ये क्या है, हेल्प करते हैं इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। ये एक सिंगल रिएक्शन है, ये भी मल्टीपल स्टेप वाली, लेकिन अपने सिलेबस में केवल इतना ही है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम काम में आ रहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, बोले साहब Mg+ लिखा है, ये क्या है, मैग्नीशियम+ लिखा है, ये क्या है, ये इस इन जो एंजाइम, ठीक है, इनमें भी 3 एंजाइम होते हैं, इसमें भी तो अपने सिलेबस में है, तो पता नहीं था। ये जो Mg+ जो इनकी एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है, Mg+ को आप यहाँ से हटा दोगे तो क्या होगा, अपना काम यहाँ पर नहीं बनेगा। तो जो पायरुवेट अम्ल है वो कोएंजाइम के साथ में पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में आगे चलकर यहाँ से CO2 को ग्रुप कराएगा, और साथ साथ में आपको क्या देगा, यहाँ देगा एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H, ठीक है, प्लस H+, ये आपको यहाँ पर दे देगा H+। तो आप देखेंगे जैसे मैंने लिखा डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डी कार्बो, ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास 4 है, और साथ साथ में डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये देखेंगे CO2 वाला अलग ग्रुप यहाँ से निकल चुका है। NAD+ की जो अपन बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर हाइड्रोजन भी यहाँ से जो अपन ने बात की थी हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन भी इसके साथ में है। ऐसी तरह जो कोएंजाइम है CO2 के निकल चुका है, अपन सीधा सा बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 कार्बन यहाँ पर होते हैं। कितने होते हैं, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर सिंपल से अपने पास होते हैं। आ रही है बात समझ में, आ रही है क्या ये बात समझ में? तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ से जो एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास बना है वो अब किसके अंदर चला जाएगा, इस TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन है, तो आगे चलकर ये 4 कार्बन वाला जो अपने पास था OAA, ऑक्सिडो एसिटिक एसिड, उसके साथ में जुड़ता है। तो प्रोसेस को बाद में देखेंगे। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम इसमें जा चुका है ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब रिपीटेड इवेंट वहां पर होते हैं। और इसके लिए अपन एक अलग से भी शब्द यूज में लेते हैं, जिस वैज्ञानिक ने बताया उन्हीं के आधार पर वो क्रेव ने बताया था, हेंस क्रेव ने बताया था, हेंस का नाम था, इसलिए इसे क्रेव साइकिल भी कहते हैं, नहीं क्रेव चक्र या क्रेव साइकिल भी इसे अपन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम इसके अंदर चला गया। अब इसका फ्यूचर यहाँ पर अलग होगा, CO2 वगैरह को वहां से मतलब निकालने की बात करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद वहां पर बात करते हैं। लेकिन अभी जो आपके पास NADH है या जो भी इलेक्ट्रॉन वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, वो आपके पास किसमें चला जाएगा, वो अपने पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि NADH2 कितने प्रोड्यूस होंगे, तो एक यहाँ पर आपको नहीं बोलना है, दो यहाँ पर बोलना है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से उससे एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, तो ये भी क्या बनेंगे, दो यहाँ पर बनेंगे सारे, दो ही NADH2 और ये बाकी सारे प्रोसेस कुछ वैसे ही होगी, दो दो के अनुपात में यहाँ पर अपने पास देखने को मिल जाए। ये अपने पास क्या है, पहला जो एक तरह से इन चीजों को मैंने जोड़ा है बाकी सोल्यूशन एक तरह से अपन परिचय कह सकते हैं। अभी पहला स्टेप अपन ने देखा है बाकी सोल्यूशन में, पहला अपन पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की पायरुविक एसिड का। अब अपने पास जो है TCA अपन डिस्कस करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो चक्र चलेगा, क्रेव चक्र जिसे अपन बोलते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वहां पर ATS जो है वो अपन डिस्कस करेंगे, कुछ अलग अलग कारक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले ATS जिसे अपन बोलते हैं, और किस प्रकार से ऑक्सीजन तक जाता है, H2 वगैरह बनता है, और ATP का मेन जो संश्लेषण है ATP का वो कैसे होता है और कितने ATP का होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाइव क्वेश्चन का एक तरह से ओवरव्यू है अपने पास कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया है। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे क्या, TCA। आप इतने तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, वहां पर आप हराइजन करियर एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर भी, तो आपको मिल जाएंगे, और जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।